यही सरकारी तंत्र हमारे देश के लोकतंत्र को तो मजबूत करता था। जो वादे किए थे वो वादे कुछ पूरे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हिंसा, आगजनी, लूट लगातार बढ़ रही है, लोगों में दहशतगर्दी है। अगली बात करें अगर कि तो बिजली के निजीकरण को लेकर के सरकार बड़ा आमादा है और खास करके विभाग के मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि निजीकरण तो होकर रहेगा। आज 15 साल में आप जनगणना नहीं पाए, 11 साल में तो आप ही बैठे हैं। वादे तो बता रहे हैं सबसे पहले बेरोजगारी का है, क्योंकि ये जान गए कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, तो एक जुमला और फेंको। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल लाइव न्यूज एक्स। और लाइव न्यूज एक्स में रोज नए नए गेस्ट हमारे साथ रहते हैं चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के फतेहपुर से सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। बहुत स्वागत है सर आपका लाइव न्यूज एक्स चैनल में समय देने के लिए, बड़ा शुक्रिया करता हूं मैं। और किस तरीके से चल रही है आपकी कंस्टिट्यूंसी फतेहपुर की? धन्यवाद संजय चौहान जी, काफ़ी दिन बाद आपसे मुझे बात करने का नए चैनल में मौका मिला। आपके पूर्व के चैनल में मुझे तो कई बार आपसे बात करने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि देश दुनिया की खबरें निष्पक्ष, आपका पहले भी विचार था और वही निष्पक्षता लगातार बनी रहे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल सर, आज जो है सवालों का दौर शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए, पूरे देश में केंद्र सरकार अपने 11 वर्षों की उपलब्धियां बता रही है। अगर एक नेता के तौर पर देखा जाए तो इन किन उपलब्धियां आपको नजर आती हैं इस सरकार में? देखिए, केंद्र में वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की 11 साल हो रहे हैं और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कही जाएगी। इन 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जो 11 वर्षों का मना रहे उत्सव, पूरी तरीके से इस देश के साथ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। इस देश का शिक्षित बेरोजगार सबसे ज़्यादा परेशान है और सरकार ने 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अगर 11 वर्ष मान लिया जाए तो 11 वर्ष में 22 करोड़ होता है। 22 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारी आंकड़े आते हैं वही उल्टा है कि ये लोग वादा खिलाफी किए हैं, विशेष करके बेरोजगारों से। तो इनके ज़माने में बेरोजगारी बढ़ गई, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष सत्ता होती है, विपक्ष होता है। विपक्ष सरकार की गलतियों को रखता है और विपक्ष जनता की बात को रखता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो विपक्ष अगर कोई बात कहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको अदरवाइज लेती है। विशेष करके चाहे समाचार पत्र हों, चाहे चैनल हों, सब जगह बुरा मानते हैं कि हमारी कमियां बता रहे हैं, हमारी गलतियां बता रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में तो पक्ष की कमियां, पक्ष की गलतियां, जनता की बात तो रखी जाएगी। तो जो सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, एनडीए सरकार के आने के बाद पूरे देश का वातावरण, चारों तरफ हिंसा, आगजनी, लूट लगातार बढ़ रही है, लोगों में दहशतगर्दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में बोलेगा वो सब दूध का धोया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की गलतियां बता रहा है, कमियां बता रहा है, जनता की बात उठा रहा है, तो वो उसको जो है शत्रुवत व्यवहार करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं। अच्छा, जो वादे किए थे वो वादे कुछ पूरे नजर आ रहे हैं? वादे तो बता रहे हैं सबसे पहले बेरोजगारी का है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी रोजगार देने की बात थी, यही तो कहा था भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने महंगाई कम करने की बात कही थी कि 90 दिन के अंदर हम महंगाई देश से खत्म कर देंगे। जब इन्होंने सरकार में आए थे 2014 में, तो आप डीजल का भाव पता करिए, दुगुना हो गया, 2 गुना। पेट्रोल का दाम वो भी 2 गुना के लगभग है। रसोई गैस का दाम, बड़ा हल्ला मचाया था कि हम रसोई गैस फ्री दे रहे हैं। जब इन्होंने सिलेंडर दिया गांव में, तो उस समय रसोई गैस का सिलेंडर कितने का मिलता था?
आप खुद जानते होंगे कि 350 रुपये का था। और आज वो रसोई गैस का सिलेंडर कितने का है? रसोई गैस के सिलेंडर वो महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी। किसान को वादा किया था कि हम किसान को उसकी लागत का ड्योढ़ा देंगे। किसान को सब्जी विभाग दिखाया था कि हम उनको उनकी लागत का ड्योढ़ा देंगे। किसानों की लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी एमएसपी नहीं बढ़ी। एमएसपी बढ़ाते हैं तो नॉमिनल, जिस रेशियो पर अन्य चीज़ों का दाम बढ़ता है उसी रेशियो पर तो किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने का आपने वादा किया था। तो आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, तो उनको ड्योढ़ा दो, लागत जोड़ते नहीं। एमएसपी अगर 20 रुपये 15 रुपये पर कुंटल बढ़ा दिया तो उसको कह रहे हैं हमने एमएसपी बढ़ा दिया। जब भारत का किसान ये कहता है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो, यही तो अभी पिछले दिनों हुआ था 2023 में। इस देश का किसान एमएसपी की गारंटी के लिए कम से कम 850 किसान शहीद हो गए कि हमको एमएसपी की गारंटी दो। पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई किसानों को लागत से ड्योढ़ा देने की बात की थी और किसान ठगा महसूस कर रहा है, उसकी फसलें औने पौने दाम बिक रही हैं। किसान पैदा करता है वो परेशान, और जो खाने वाले हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो भी परेशान हैं। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में संतुलन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम किसानों को मालो माल कर रहे हैं, किसानों की आय दुगुना कर रहे हैं। आप कहीं भी किसी गांव में आप किसी किसान से पूछ लो कि तुम्हारी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। लोग खेती करने वाले पलायन करते हैं, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं कि हमें कहीं मजदूरी मिल जाए 500 रुपये 600 रुपये की, वो भी नहीं मिल रही है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी है किसानों के सामने कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, सबसे बड़ा तो डाका दलित पिछड़े अल्पसंख्यक पर है कि जो सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट 27% लागू करने की बात थी कि पिछड़े समाज के लोगों को 27% कम से कम नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो 27% का कोटा नहीं पूरा हो रहा। दलित समाज का है 21% का, 2% ट्राइब का है, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। और सामाजिक विषमता लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती जा रही है। आप कहीं भी पता कर लो कि जो डाटा है इनके वो एकदम गलत है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की फसल का लूट लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, जब आप कोटे की बात कर रहे हैं तो आरक्षण का बिल लाने की गिनती हम कराएंगे, जनसंख्या और जातिवार जो गिनती की जनगणना की बात सरकार कर रही है, आप कितना विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया भी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करने में भी बहुत माहिर है। बहुत सी बातें इन्होंने तो कहा था काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और वो काला धन लाएंगे और सबको मालूमाल बनाएंगे। कहाँ गया काला धन? हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा था कि रुपया नहीं काला होता है, आदमी से आदमी का लेन देन काला होता है। काला धन का सब विभाग दिखा दिया। 11 साल में काला धन कहां कम हो गया? और आज पूरा आदमी परेशान है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। और जिस बात पर आप इशारा कर रहे हैं कि आरक्षण सबको उनकी जाति, उनकी संख्या के अनुपात पर हक और सम्मान मिलने की बात तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने उठाई कि जाति जनगणना कराओ। और ये बात लगातार समाजवादी पार्टी ने उठाई है, लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक, सड़क से लेकर के मीडिया तक, कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। 2011 की जनगणना के बाद आज 2025 है, 15 साल हो गए, हमारे देश की जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना तो बात छोड़िए भाई, जब आप जनगणना नहीं करेंगे तो उनको कैसे आप सरकारी काम जो लाभ हैं उनको कैसे देंगे आप? आज 15 साल में आप जनगणना नहीं पाए, 11 साल में तो आप ही बैठे हैं, क्यों नहीं हुई? अब आप कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये जान गए कि हमारा जनाधार खिसक रहा है। तो एक जुमला और फेंको
कि जाति जनगणना कराएंगे। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं चौहान साहब, आज से 4 साल 3 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, यही तो कहा था। इस बात को समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विशेष अवसर का लाभ महिलाओं को पिछड़ा माना था कि हमारे देश में महिला किसी भी समाज की हो उसको पिछड़ी मानी जाती है, उनको लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात समाजवादी, पूरे देश के समाजवादी बात कहते रहे कि महिलाओं को विशेष अवसर का लाभ दिया जाना चाहिए, उनको भी समाज में बराबर की भागीदारी देने के लिए लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा विधान परिषद में भी उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। 33% का बिल आया, सर्वसम्मत से बिल पास है। क्यों नहीं 4 वर्ष हो गया आज तक महिला विधेयक लागू हुआ? महिलाओं का कानून पास कर दिया, लागू क्यों नहीं हो रहा? आपकी हर बात गलत निकल रही है। कैसे लोग भरोसा करें कि आप जाति जनगणना कराएंगे? कब कराएंगे? क्या तरीका है? क्या उनका जो फॉर्मेट है? आज तक तो नहीं अभी कुछ आया, तो वो जुमलेबाजी है इनकी। आपको भी सांसद बने 1 वर्ष हो गए। 4 जून की वो तारीख, जिस तारीख में बीजेपी अयोध्या हारी थी, उसके बाद से बड़े बड़े नेताओं का जो आना जाना मंदिर का है वो कम हो गया है। क्या माना जाए कि राम से मोह कम हो गया बीजेपी? देखिए, 1 वर्ष मुझे भी लोकसभा का सदस्य, फतेहपुर में 6 विधानसभा है जी। लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान की फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। आप देख लीजिए, मनरेगा के मजदूरों को उनका जो हक है वही नहीं मिल रहा। आप किसी गांव में पता कर लो, आज हमारे देश के अंदर जो मजदूर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज है, ये देश बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस देश के अंदर कुटीर उद्योगों का जाल बिछना चाहिए। हमारे नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि हमारे देश की गरीबी तभी मिटेगी जब हमारे देश में बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी जब खत्म होगी तो गरीबी हटेगी, और गरीबी हटेगी तो हिंसा खत्म होगी। ये फार्मूला था। हमारे देश के अंदर हाथ है, हाथों को काम चाहिए ना, तो हाथों काम के लिए आप कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योगों का, छोटे छोटे कारोबार को बढ़ावा दो। आज महंगाई से और लागत से ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग बैठ गए, केवल सरकारी आंकड़ों में है। लेकिन आप प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, आप भी गांव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, रहते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो बुनकर लोग हों, उनके ऊपर जिस तरीके का कुठाराघात है भारतीय जनता पार्टी का। हमारा गांव में तो बुनकरों का रहता था, छोटे छोटे टोकरी बनाने वाले, कोई कुछ बना रहा है, कुछ सन का बना रहा है, कोई धागे का बना रहा है, कहाँ चल रहे हैं? सब हैवी इंडस्ट्रीज। आज आप देख लिए कि हमारे देश में हैवी इंडस्ट्री तो 1 लाख आदमी का काम एक ही मशीन कर रही, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। पराग भी बंद की कगार पे है बहुत दिन से। पराग, सही आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में पराग के बारे में मैंने लोकसभा में उठाया कि मेरे जिले में, इसलिए मुझे याद आया, मेरे जिले में एक चौड़गरा में दुग्ध उत्पादन का एक शीत केंद्र है, चिलिंग प्लांट, कलेक्शन सेंटर, एक खागा में, दोनों 10 साल से बंद हैं। इस बात को मैंने लोकसभा में उठाया। कानपुर में इतना बड़ा प्लांट लगा दूध का, करोड़ों रुपया लगा, आज वो बंद है। तो भाई दूध कौन पैदा करता है? वही किसान, मजदूर, पशु कौन पालता है? वही पालते हैं ना। तो उनके ऊपर किस तरीके का व्यवहार है आपका? ये प्रदेश है, दूसरे प्रदेशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये उपक्रम फेल। क्यों फेल? आपकी नीयत नहीं साहब, अपने प्रदेशवासियों को आप मजबूत नहीं करना चाहते। आप दूसरे प्रदेशों की कंपनियों को ले आएंगे, कहने लगे कि यहाँ पर ये उनका ये बिक रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के अंतर्गत जब तक हम अपने सार्वजनिक उपक्रमों को बल नहीं देंगे, ताकत नहीं देंगे, तब तक हम प्रदेश को मजबूत नहीं बना सकते। अगली बात करें अगर कि तो बिजली के निजीकरण को लेकर के सरकार बड़ा
आमादा है। और खास करके विभाग के मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि निजीकरण तो होकर रहेगा, कर्मचारियों पर तमाम कार्रवाइयाँ भी की गई जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी बातों को रख करके। देखिए, बिजली के निजीकरण के बारे में इस प्रदेश के कर्मचारी तो है ही हैं, तमाम उपभोक्ता भी उनके साथ खड़े हो गए हैं कि आज जिन जिन जगहों पर बिजली का निजीकरण आपने किया है, कंपनियों को दिया है, वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो आप लोग चैनल के लोग, मीडिया के लोग, पत्रकार भाई दिखाते हैं, वही हम लोग भी सुनते हैं कि हर चीज़ निजी हाथों में, हर चीज़ निजी हाथों में। तो निजी हाथों में कौन है? कंपनियां। तो बड़ी कंपनियां आएंगी, उन्हीं को लाभ देने के लिए काम हो रहा है। यही सरकारी तंत्र हमारे देश के लोकतंत्र को तो मजबूत करता था। क्यों सरकारी तंत्र फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं, उन पर संरक्षण क्यों नहीं हो रहा? आप बातें कर रहे हैं हम ये तो हो के रहेगा। अरे भाई, आपकी बहुमत की सरकार है, आप कानून बनाओगे और कानून के माध्यम से जो इसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, उन पर आप तरह तरह के फर्जी मुकदमे लगाओगे, उन्हें प्रताड़ित करोगे, उनको आर्थिक उनका नुकसान करोगे। तो ये लोकतंत्र में तो नहीं है ना, लोकतंत्र में नहीं होता है। प्रयागराज में डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप आता है कि आप लोग उसे पुशअप कर रहे हैं, पीछे से प्रदर्शन को चलवाने में आप लोगों का हाथ है। हम प्रदर्शन को चलवाते नहीं, बेरोजगार हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, इस बात को भी हमने लोकसभा में उठाया है कि उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं, पेपर पहले लीक हो जाता है, पारदर्शी परीक्षा नहीं होती है। हर परीक्षा आई, अब आप देखिए वो परीक्षा के पहले उनका पर्चा आउट, सब परीक्षाएं रद्द होती जा रही हैं। क्या कमी है? आप डीएलएड के हों, चाहे बीएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, चाहे जो भी डिग्री धारक हों, वो सब परेशान हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड और बीटीसी ट्रेंड जो लाखों रुपए लगा करके वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको आप भर्ती नहीं करते। आप निजी हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आज आप देख लिए प्रदेश के अंदर निजी शिक्षा और सरकारी शिक्षा, सरकारी शिक्षा को मजबूत करने की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? जबकि उसमें ट्रेंड बच्चे जाते हैं, ट्रेंड टीचर जाते हैं, और ट्रेंड टीचर से जो शिक्षित होगा तो मजबूत होगा ना। आप निजी हाथों में देंगे, अनट्रेंड टीचर पढ़ाएंगे, कम वेतन पाएंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? निजी हाथों में दे करके हर तंत्र को निजी हाथ में दे करके तो नहीं हो सकता ना। जिन शिक्षा मित्रों को आपने नौकरी दी थी, वो जून में 2 जून की रोटी के जुगाड़ में रोटी लेकर के प्रदर्शन करने को मजबूर हुए, लेकिन सरकार से कोई उनको वादा नहीं मिला अभी तक। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो शिक्षा मित्र इस प्रदेश के बुनियाद, शिक्षा की बुनियाद रखे 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं। माननीय अखिलेश यादव ने तो उन शिक्षा मित्रों को अपग्रेड किया था ना, आप उनको डाउन कर दिए, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और आप 11 साल का आप जश्न मनाएं। और यही कारण है संजय जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा के 2024 के चुनाव में 44 सीटें विपक्ष के पास आई। और आप देखते जाइए, अगर यही झूठी बातें होती रहीं तो आप 2027 का परिणाम देखिएगा उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल। बात करें आपकी सरकार में, मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट, JPNIC, लेकिन उनके हालात अगर वर्तमान में देखे जाएं तो बस से बदतर हो चुके हैं। तो आप लोग दर्जनों बार JPNIC के बारे में, रिवर फ्रंट के बारे में सारी बातें बता चुके हैं जी, सभी बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने सरकारी जब मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के अंदर 16.5 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया था, अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप दिया था कि ये दुनिया से जुड़े। जो बच्चे गरीब थे, जिनके माता पिता 1,500-2 हज़ार का, 2,500 का, 3,000 का वो मोबाइल नहीं खरीद पाते थे, उनको दिया। तो उनका ध्यान किधर था अखिलेश जी का? बिल्कुल, कि हम आधुनिक शिक्षा के लिए लैपटॉप दे करके जोड़ेंगे,
बच्चों को दुनिया के लेवल पर खड़ा करेगा, और उनको जिनको मिला था वो इस बात को महसूस भी करते हैं। कहा तो बीजेपी ने, कहाँ कर रहे हैं आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक बात में और कहती है कि हमने हाउस में उठाया कि मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने अपने ज़माने में सरकारी ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी फ्री किया। इसके बाद 2022 में कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का भी जो ट्यूबवेल सिंचाई के लिए पानी होगा उसको फ्री कर देंगे। आज बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों को फ्री कर दिया है। आप जरा किसी गांव ट्यूबवेल वाले से पूछना कि आपको जीरो है। अरे भाई हमारे पास भी ट्यूबवेल है, तो आपको तो खुद पता होगा। बिल्कुल। आप मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, तो ये समाजवादियों का सोच था। 1 रुपए में पर्चा बनता था मेडिकल का। पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़की की शिक्षा फ्री थी और सिंचाई फ्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार सब जवाब तो दिखाती है, लेकिन धरातल में जस्ट विपरीत है उसके। अब मैं इसलिए नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का एमपी हूं, मैं एक नागरिक की हैसियत से भी कहता हूं कि जो धरातल की स्थिति है वो दूसरी है। आप जहां से सांसद हैं उसके बगल का जनपद है कौशाम्बी, जहां पर अभी की घटना आपने देखी होगी। इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस घटना के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ चुका है। जो बयान उन्होंने दिया है उसी से हम भी अपने को जोड़ते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन देवरिया से, बलिया से लेकर के और लखनऊ तक अगर बात करें तो तमाम उनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार को लेकर के पत्र लिख रहे हैं, उनके विधायक लिख रहे हैं, विपक्ष के सांसद भी लिख रहे हैं, लेकिन वसूली इस तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली की जा रही है। देखिए, 8 सालों से उत्तर प्रदेश में हम गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा और गड्ढा मुक्त सड़कों के विज्ञापन बहुत देखते हैं कि गड्ढा मुक्त। मैं जिस जिले से आता हूँ, आप बड़ी बड़ी रोडें मैं बता रहा हूँ आपको, बांदा सागर रोड सबसे ज़्यादा संजय जी राजस्व देता है। बांदा सागर रोड जैसे हजारों ट्रक गिट्टी और मोरम लेके आते, बालू लेके आते, हजारों ट्रक। आप जरा सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आपका चौड़गरा से लेकर के बकीवर होते हुए जहानाबाद, जो घाटमपुर बाया भोगनीपुर, उसमें मिलता है मुगल रोड में, आप उसकी स्थिति देखिए। आइए, ये बड़ी रोडों की बात बता रहा हूँ। और जो छोटी रोडें हैं, ओवरलोडिंग से भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में इस समय इतना ओवरलोडिंग है कि सड़क की क्षमता है 40 टन की और उसमें लोड जा रहा है 100 टन का, 80 टन का। तो जो बनी बनाई सड़कें वो भी खत्म हो जा रही हैं। दूसरा, सड़कों की स्थिति और मैं बता दूं कि इनका जो जल जीवन मिशन है, जो हर घर नल जल योजना की बात आई है, आप गांव में पता करिए कि अच्छी भरी जो टाइल्स की सड़कें हैं, चक्का टाइल लगा हुआ है, या पक्की सड़क है आरसीसी, 20 से फाड़ दी है, आज तक उनको सुधारा नहीं। और टंकियों में पानी ही नहीं आ रहा। इस बात को मैंने पूरे देश के लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विपक्ष के नेताओं को छोड़ करके सत्ता पक्ष के भी लोग ये बात कहते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन बनी बनाई सड़कें जरूर खोद डाली। तो सड़कों का यह हाल है। आपने जल जीवन मिशन की मुहिम छेड़ी, इसे जांचने के लिए, क्योंकि केंद्रीय योजना है, इसे जांचने के लिए कुछ अधिकारी केंद्र सरकार ने भेजे, लेकिन उसके पहले ही सारे जिलों में प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को भेज करके जांच रिपोर्ट मंगा ली। तो ये क्या आपसी लड़ाई मानते हैं क्या इसे? अब लड़ाई का देखिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य भी तो केंद्र के अधीन है। डबल इंजन तो दोनों का है। तो डबल इंजन की सरकार में इस तरीके का खेल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि एक इंजन गड़बड़, एक इंजन सही है तो डबल। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि 27 में जो आप लोग सपना देख रहे हैं वो गणित बिगड़ चुकी है समाजवादी पार्टी की। उनकी पहले ही गणित बिगड़ गई थी। 2022 में आपने देखा था ना जी, जहाँ से वो चुनाव जीत के आते हैं, उनकी तो वहीं बिगड़ गई थी।
वो क्या बताएंगे? लेकिन वो लगातार हमलावर रहते हैं आप पर। अरे भाई, सरकार में है, अब उनको हमलावर होते रहते हैं। जी जी। काम तो धरातल में दिखता नहीं। हम तो लोग विधान परिषद में थे जी, हम भी उनके सामने बैठते थे, जी। वहाँ भी बात करते थे, और उनको जनता की बात बताते, वो नहीं सुनना उनको, उल जलूल बकना है। तो 27 को लेकर के आपकी जमीन पर क्या तैयारी चल रही है? 27 को लेके जनता पूरी तरीके से तैयार है जी। कि मौका आवे और हम परिवर्तन करें। सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार बुलडोजर चला रही है, लगता है आपको कानून व्यवस्था बेहतर है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की अब चीजें नहीं है। केवल पक्षपात। उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की जल्दबाजी देखने को मिली अब्बास के मामले में, वो कैसे देख रहे हैं आज आप? अभी चुनाव हो रहा है क्या? अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आयोग घोषित कर दिया अब्बास अंसारी को, जबकि कोर्ट ने खुद एमपी कोर्ट ने कहा था कि आप बड़ी कोर्ट जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने क्या घोषित कर दिया? विधानसभा ने आयोग घोषित कर दिया कि अब आप विधायक नहीं है, तो चुनाव की वहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं। मामला तो न्यायालय में है। हाँ, मामला न्यायालय पे है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई। सरकार भी न्यायालय के अधीन है, बिल्कुल। न्यायालय के उनको भी मानने पड़ेगा ना जो न्यायालय कहेगा। जी जी। अच्छा, छोटे छोटे दलों को जो जोड़ने की कवायद आप किसी क्या 27 में वो जारी रहेगी? इस बात को हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बताएंगे। यूथ जिस तरीके से परेशान है, लगातार प्रदर्शन हर विभाग में लगभग चल रहे हैं, तो उस यूथ को किस तरीके से जोड़ने की कवायद चल रही है? देखिए, हमारा नेता ही युवा है जी, हमारे नेता का भी सोच युवा है जी, और नई टेक्नोलॉजी से ओतप्रोत है। जी, भारत के इतिहास की जानकारी भी है, सामाजिक समरसता की उनके विचार भी हैं। तो यूथ तो स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी की तरफ आकर्षित था और आकर्षित और बढ़ रहा है। अब आपके संसदीय क्षेत्र चलते हैं, क्या क्या अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सरकार से मांग की है कि वहाँ पर कुछ शुरू किया जाए? देखिए, मेरा संसदीय क्षेत्र गंगा जमुना दो के बीच में आता है। एक तरफ गंगा नदी है, एक दूसरी जमुना नदी है। तो मैंने सरकार से मांग की है कि गंगा एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है या बन रहा है, उससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस को जोड़ दिया जाए। लगभग 120 किलोमीटर का है। तो अगर ये जुड़ जाए गंगा एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो सबसे ज़्यादा राजस्व हमारे जनपद में से ही आता है। गिट्टी मोरम हो या अन्य कृषि उत्पाद हो, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। इसे अगर जोड़ दिया जाए तो उस ज़िले का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। मैंने अपने ज़िले के बारे में कहा कि देखिए, सबसे पहले मैं जब सदन में गया था, किसान आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा परेशान है, छुट्टा जानवरों से। किसान बोता है, पशु खा जाते हैं। तो उन किसानों की फसल जो नुकसान होती है जानवरों के चरने से, उसको किसान बीमा से भी जोड़ दिया जाए। जैसे बीमा होता है फसलों का, तो उन फसलों का बीमा होता है, तो जो जैसे आपका ओला से, अतिवृष्टि से आप फसल बीमा जोड़े हैं, तो मैंने मांग किया है कि किसानों की जो फसल जानवरों के द्वारा नष्ट हो जाती है, उनको भी फसल बीमा से जोड़ करके उनको भी मुआवजा दिया जाए और आवारा पशुओं का सही इंतजाम हो। तीसरी बात, मैंने अपने ज़िले के बारे में, मेरे ज़िले में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। विशिष्ट बीटीसी करके तमाम बच्चे बैठे हैं, बीएड किए बैठे हैं, डीएलएड किए बैठे हैं, बीपीएड किए बैठे हैं। इनके रोजगार का प्रबंधन करें। हमने अपने ज़िले में कहा कि कोऑपरेटिव संस्था है, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव की दयनीय स्थिति है, और विशेष करके फतेहपुर में। अभी साधन सहकार समितियों में खाद आती है, तो जो समितियां हैं उनमें खाद बढ़ती ही नहीं है, सब
निजी संस्थाओं से जाओ और महंगी खाद खरीदो। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत नहीं कर रही। बात सहकारिता के करते हैं और वो सब निजी हाथों में देने की बात है। सही है, सहकारी आंदोलन बढ़ाओ, जितने सहकारी आंदोलन बढ़ेगा उतने ही हमारे राज्य की तरक्की होगी। एक अंतिम सवाल मेरा कि महाकुंभ को लेकर के एक मीडिया रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भगदड़ में 82 मौतें हुई हैं, सरकार 37 दिखाती है और उनको जो मुआवजा राशि दी गई है वो कैश में दी गई है। ये क्या इसके पहले कभी आपने सुना था या देखा? देखिए, कैश की मुझे जानकारी नहीं है जी। लेकिन इस बात को लोकसभा के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था और भी दलों के लोगों ने उठाया था कि इस महाकुंभ में अव्यवस्था के कारण, लापरवाही के कारण वहाँ कितनी मौत हुई है उसकी ज़रा सूची तो जारी करो। लोकसभा के अंदर ये बात आई कि सूची तो जारी करो। सरकार ने कभी नहीं सूची जारी की। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बोलने के लिए आए और सुना ही नहीं किसी की बात। भाई, लोकतंत्र का मंदिर है, आप हाउस को लीड करते हैं, आप ही से तो बात करेंगे, लोग आप ही से तो कहेंगे, आप सुनने नहीं। आप आते हैं अपनी बात कह के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और लाइव न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। तो आपने सुना फतेहपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर नरेश उत्तम पटेल जी को, बड़ी बेबाकी से बड़े साफ अंदाज में उन्होंने अपनी और पार्टी की जो क्लियर लाइन है उन्होंने बता दी है कि किस तरीके से 11 वर्ष सरकार के पूरे हुए, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे केवल जुमले साबित हुए। नमस्कार, तब तक के लिए आप लाइव न्यूज एक्स देखते रहिए। अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ।